राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी राजकुमारी पर आधारित है जो दिन भर सोती थी और रात को जगती थी। तो क्या था उसके दिन भर सोने और रात को जगने का रहस्य? कहानी में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। किसी नगर में एक साहूकारनी रहते थे। भगवान का दिया वैसे तो उनके पास सब कुछ था, पर उनके कोई संतान न थी। यही दुख उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। कोई मंदिर दरगाह उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा था जहां उन्होंने माथा ना टेका हो संतान के लिए। फिर भी उनकी कोई संतान न हुई। साहूकार ने तो इसको अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया था, पर साहूकारनी हार मानने वाली न थी। वो भगवान में बहुत आस्था रखती थी। रात दिन पूजा पाठ करती थी और भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे भी एक संतान दो, चाहे पुत्री हो या पुत्र, पर मुझे निसंतान ना रखो। साहूकार हमेशा साहूकारनी को समझाते थे, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। जब हमारे नसीब में औलाद ही नहीं है तो औलाद का सुख हमें कहाँ से मिलेगा। पर साहूकारनी साहूकार की एक न सुनती। उसको विश्वास था एक दिन उसकी सूनी गोद भगवान जी जरूर भरेंगे। तो बस लगी रहती थी अपने पूजा पाठ में। मन को रमा रखा था भगवान की भक्ति में। साहूकारनी का पूरा दिन वैसे तो पूजा पाठ में गुजरता था, पर जो समय बचता उसमें वह पक्षियों के लिए दाना पानी डालती और पक्षियों को दाना चुगते हुए पूरा दिन निहारती रहती थी। उसे ये सब देखकर अच्छा लगता था। घर से बाहर पड़ोस में जाकर अगर किसी से बात करती तो कोई ना कोई उसको बांझ होने का ताना मार ही देता था। इसलिए उसने घर से जाना बंद कर दिया। ना किसी से ज्यादा बात करना, ना किसी से मतलब रखना। बस पक्षियों को दाना डाला और उनको चुगते हुए निहारते रहना, यही उसका काम बन गया था। एक दिन साहूकारनी की छत पर मैना जोड़ा आया और घोंसला बनाकर वहीं छत पर रहने लग गया। साहूकारनी ने एक दिन जाकर देखा तो घोंसले में मैना जोड़े का एक अंडा रखा था। मैना जोड़ा सुबह को उड़ जाता और शाम को दाना पानी चुगकर अपने घोंसले में आ जाता। साहूकारनी यह सब रोज देख रही थी जो मैना जोड़ा गतिविधि करता था। एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैना जोड़ा लौट कर ना आया। साहूकारनी ने छत पर जाकर देखा कि मैना जोड़ा अभी तक नहीं आया, तो उसे अंडे की बहुत चिंता हुई। उसने सोचा, हो सकता है कल आए। और इस तरह से साहूकारनी ने कई दिन तक मैना जोड़ा के लौटने का इंतजार किया, पर मैना जोड़ा ना लौटा। अब उसको घोंसले में रखे अंडे की बहुत चिंता हुई। अब साहूकारनी मैना के अंडे की निगरानी करने लग गई थी। पूरा दिन वो अंडे को बैठी निहारती रहती थी। अब उसे ऐसे लगने लग गया था जैसे यह अंडा उसी का हो और वह अपने बच्चे को निहार रही है। साहूकारनी ने देखा अंडा दिन प्रतिदिन दुगना बढ़ रहा है। आज उसने छोटा सा देखा तो कल वो दुगना हो जाता था। यह देखकर साहूकारनी को अब डर लगने लग गया था। एक दिन उसने देखा कि अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया है। साहूकारनी डर के मारे घर से भाग गई और साहूकार को बुलाकर लेकर आई। जब वो दोनों घर वापिस आए तो अंडा घोंसले से लुढ़कता हुआ उनके पैरों के पास आ गया। साहूकारनी ने डरते डरते अंडे को जैसे ही हाथ लगाया, अंडा फट गया। अंडे के फटते ही अंडे के अंदर से एक बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर रूपवती कन्या निकली। साहूकारनी ने उस कन्या को अपने सीने से लगा लिया। उसको ऐसे लग रहा था जैसे उसकी पूजा का भगवान ने उसको फल दे दिया है। साहूकार और साहूकारनी ने निश्चय कर लिया कि इस बच्ची को वो अपनी बेटी बनाकर पालेंगे। क्योंकि वो एक मैना की बेटी थी, इसलिए उसका नाम साहूकार और साहूकारनी ने मैनावती रख दिया। दोनों ने मैनावती का लालन पालन बड़े अच्छे से किया। वो मैनावती को देखकर फूले ना समाते थे। समय बड़ी खुशी से व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे मैनावती भी बड़ी होने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। मैना बहुत ही सुंदर और सर्वगुण नवयौवना बन गई थी। वह इतनी सुंदर थी कि एक बार जो कोई उसको देख ले तो देखता ही रह जाए। एक दिन मैनावती अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई। संयोग से उस मेले में उस राज्य का राजा भी भेष बदलकर मेला देखने आया था। उसकी नजर मैनावती पर पड़ी।
वो उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि पता करो यह सुंदरी कौन है, इसके माता पिता कौन है और यह कहाँ से आई है। सेनापति फौरन जानकारी जुटाने में लग गया और सारी जानकारी जुटाकर राजा को दी। अगले दिन राजमहल आकर राजा ने मैनावती के घर शादी का प्रस्ताव भेजा। मैनावती का एक राजा से विवाह का प्रस्ताव देखकर उसके पिता फूले न समाये और खुशी के मारे दौड़ते हुए साहूकारनी के पास पहुंचे और बोले, अरे भाग्यवान, सुनती हो, हमारी मैना बड़ी किस्मत वाली है, राजा साहब खुद उससे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर साहूकारनी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों खुशी के मारे झूमने लगे और खुशी खुशी मैनावती का विवाह राजा से करा दिया। राजा पहले से ही विवाहित थे, उनकी पहले से ही एक रानी थी और अब मैनावती भी उनकी दूसरी रानी बनकर महल में आ गई थी। महल में आते ही मैनावती का बहुत जोर शोर से स्वागत हुआ। पूरे शहर, पूरे नगर राज्य में मैना सुंदरी की सुंदरता की चर्चा होने लगी। हर कोई यही कहता दिख रहा था कि छोटी रानी मैनावती तो बड़ी रानी से बहुत ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर बड़ी रानी मैनावती से जल भुन गई। अब तो राजा भी मैनावती के आगे पीछे घूमने लगे थे। कोई भी काम होता, किसी प्रकार की भी कोई सलाह लेनी होती तो वो मैनावती से ही लेते थे। अब तो बड़ी रानी मैनावती से और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लग गई थी। वह अब योजना बनाने लग गई थी कि मैनावती को कैसे राजमहल से हमेशा हमेशा के लिए निकाला जाए। यही सोचकर एक दिन बड़ी रानी मैनावती के पास आई और उससे कहने लगी, मैना सुंदरी, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं पैदा हुई हो, तुम तो किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो, तो तुम्हारी जान किसमें है। यह सुनकर मैना सुंदरी ने कहा, बहन, मैं एक इंसान हूँ और जैसे कि हर इंसान की जान उसके हृदय में होती है, उसी तरह मेरी जान भी मेरे हृदय में है। यह सुनकर बड़ी रानी बोली, देखो मैना सुंदरी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ और मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किसमें है। क्योंकि तुम अब एक रानी बन गई हो और राजमहल के लोगों की जान पर हमेशा खतरा बना रहता है, तो इसलिए तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी जान कहाँ पर है, क्योंकि कभी मुसीबत पड़ने पर मैं तुम्हारी जान की रक्षा कर सकूं। मैना सुंदरी बहुत भोली थी और वो बड़ी रानी की चाल को समझ न सकी और उसकी चाल में फंस गई। उसने उसे सब सच बता दिया। मैना सुंदरी ने बड़ी रानी को बताया कि मेरे मायके में, मेरे घर के आंगन में एक कुआं है। कुएं के अंदर एक लकड़ी का बक्सा है। बक्से के अंदर एक छोटी डिबिया में एक चमकते मोतियों की माला है। उसी माला में मेरी जान है। सारा कुछ रहस्य जानकर बड़ी रानी ने कहा, मैना सुंदरी, फिर तो तुम्हारी जान बड़ी सुरक्षित जगह पर है, परंतु सावधान, हम रानियों के तो बड़े अनेकों दुश्मन होते हैं, जान का खतरा हमेशा बना रहता है। इतना कहकर बड़ी रानी तो वहां से चली गई, पर मैनावती बड़ी रानी के कहे हुए शब्दों के बारे में सोचती रही। इतने में ही राजा वहां आ जाते हैं। मैना रानी को ख्यालों में खोई हुई देखकर कहते हैं, क्या हुआ मैना सुंदरी, किन ख्यालों में खोई हुई हो, तनिक हमें भी तो बताओ। मैना सुंदरी ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं कल को मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं। इस पर राजा ने कहा, मैना सुंदरी, कैसी अपशगुनी बातें कर रही हो। इस पर मैना सुंदरी ने कहा, महाराज, मृत्यु तो जीवन का एक अटल सत्य है, मरना तो एक दिन सबको है। आज मैं अपने बारे में आपको सच बता रही हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं, मेरे लिए एक महल बनवाना और मेरे पार्थिव शरीर को उस महल के बीचों बीच रखवा देना। महल के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, जिससे कि कोई महल में प्रवेश न कर सके। और हाँ राजा साहब, महल के बीचों बीच एक बगीचा जरूर बनवाना और महल के अंदर अनाज, खाने की सारी सुख सुविधाएं, रहने का सारा साजो सामान, सब कुछ उस महल में रखवाना। इतना सुनकर राजा ने कहा, बस अब चुप भी करो मैना सुंदरी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर राजा ने मैना सुंदरी को गले से लगाया तो राजा ने देखा मैना सुंदरी का पूरा बदन बुखार से तप रहा है। राजा ने राजवैद्य को बुलाया और मैना सुंदरी का उपचार करने के लिए कहा। राजवैद्य आए
और मैना सुंदरी को एक जड़ी बूटी पानी में घोलकर पिलाई। उसके बाद वो राजा से बाहर आकर बोले, महाराज, आपके लिए एक खुशखबरी है। रानी मैनावती मां बनने वाली हैं। इतना सुनकर राजा की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी वक्त अपने गले से सोने के मोतियों की माला उतारकर राजवैद्य को दे दी। इस खुशखबरी की लहर पूरे राजमहल में फैल गई। हर कोई बहुत खुश था। राजा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि राजा की यह पहली संतान थी। पहली रानी को अभी तक कोई संतान ना हुई थी। अब तो राजा मैना सुंदरी से और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। यह सब देखकर पहली रानी को बहुत बुरा लगा और वो मैनावती से और भी ज्यादा जल भुन गई और उसे जल्द से जल्द इस महल से निकालने की योजना बनाने लगी। बड़ी रानी ने बहुत सा धन देकर अपनी नौकरानी को अपनी ओर मिला लिया और उससे कहा, जाओ गोताखोरों को बुलाकर लाओ। नौकरानी गोताखोरों को बुलाकर रानी के समक्ष ले आई। तब रानी ने कहा, तुम लोगों को मैना सुंदरी के गांव जाना है। जब उसके माता पिता घर में ना हो, उसके घर में घुस जाना और उसके आंगन में जो कुआं है उसमें एक लकड़ी का बक्सा है। बक्से के अंदर एक छोटी डिबिया है और उसमें चमकते मोतियों की माला है। वो माला मुझे ला कर दो। आदेश पाकर गोताखोर मैना सुंदरी के घर चले जाते हैं। जब उसके घर में कोई न था, गोताखोर कुएं में जाकर उस लकड़ी के बॉक्स को निकालते हैं। लकड़ी के बॉक्स में एक छोटी डिबिया निकलती है। उसके अंदर माला होती है। गोताखोर जैसे ही उस छोटी डिबिया को निकालते हैं, इधर मैना सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती है। गोताखोर वो डिबिया बड़ी रानी को आकर दे देते हैं। बड़ी रानी ने जैसे ही डिबिया खोली और माला को हाथ लगाया, इधर मैना सुंदरी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। बड़ी रानी ने डिबिया से माला निकालकर अपने गले में पहन ली और जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि मैना सुंदरी की जान अब उसके हाथों में जो थी। बड़ी रानी द्वारा माला गले में पहने जाने के बाद मैना सुंदरी मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा ने राजवैद्य को बुलाकर उनकी नवज दिखाई। राजवैद्य ने कहा, महाराज, हमारी रानी अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर राजा की तो जैसे दुनिया उजड़ गई। मैना सुंदरी के साथ बिताए हुए पल उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। राजा सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगे। तभी मंत्री उनके पास आकर कहते हैं, महाराज, हमारी रानी मैनावती हमारे बीच नहीं रही है। भगवान की यही इच्छा थी। अब हमें उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। उन्हें जलाने के लिए जो लकड़ी सामग्री चाहिए उसकी व्यवस्था भी करनी है। राजा को मैनावती की बात याद आ गई। उन्होंने मंत्री से कहा, नहीं महामंत्री, हम मैनावती का संस्कार इस तरह से नहीं करेंगे। हम उनको जलाएंगे नहीं। जाओ, महल के बाहर एक नए महल का निर्माण करवाओ और उसमें बीचों बीच एक बगीचा बनवाना। सारा साजो सामान उसमें रखवाना। जरूरत भर का पूरा अनाज, खाना, भोजन इत्यादि सब कुछ उसमें रखवाना और महल के बीचों बीच बगीचे में सिंहासन सहित मैना सुंदरी के पार्थिव शरीर को रखवा दो। मंत्री यह सुनकर सख्ते में आ गया, परंतु राजा की आज्ञा थी तो वह टाल ना सका। उसने महल के बाहर एक महल का निर्माण करवाया, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उसने रखवाई और मैना सुंदरी को उसमें सिंहासन सहित रखवा दिया। महल के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी गई, जिससे कोई महल में प्रवेश ना कर सके। भोजन, वस्त्र आदि सब कुछ उसमें रखवा दिया गया और महल को बाहर से ताला लगा दिया गया। मैनावती की मृत्यु से बड़ी रानी को बड़ी खुशी मिल रही थी। एक पूरे महल में वही थी जो बहुत खुश थी और राजा मैना सुंदरी की मौत के बाद जैसे टूट गए थे। राजा रात दिन मैना सुंदरी की यादों में खोए रहते थे। किसी काम में उनका जी नहीं लगता था। एक दिन राजा ने सोचा, मैना सुंदरी ने अपने पार्थिव शरीर को इस तरह से क्यों रखवा लिया? क्या मैना सुंदरी फिर से जीवित होकर उनके जीवन में वापस लौटेगी? पर राजा ने फिर अपने मन को यह कहकर समझा लिया कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता है। राजा मैना सुंदरी की याद में रोजाना उस महल के चक्कर लगाते थे। एक दिन राजा महल के चक्कर लगा रहे थे तो उन्हें अंदर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। उन्होंने महल का ताला खोलकर महल के अंदर जाकर देखना चाहा। वो जैसे ही बगीचे में गए तो देखा मैना सुंदरी सिंहासन पर मृत पड़ी है और उसका पेट फूल रहा है।
जैसे मानो आज फट जाएगा। राजा यह देखकर घबरा गए और दबे पांव वहां से आ गए। पता नहीं यह ईश्वर की कैसी लीला है, रानी को क्या हुआ है, यह सोचकर राजा बाहर आ गए। राजा ने मन ही मन सोचा, मुझे इस तरह से महल के अंदर नहीं जाना चाहिए था, कहीं मैना सुंदरी की आत्मा को बुरा ना लग जाए। यही सोचकर राजा ने अपने मन में फैसला किया कि अब मैं महल के अंदर कभी नहीं जाऊंगा। पर महल के चारों तरफ चक्कर रोज लगाते थे। एक दिन राजा महल के चारों ओर घूम रहे थे, तभी उन्होंने महल के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई, मैनावती के महल के अंदर से किस बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। वो महल के अंदर गए, अपने आप को रोक ना सके। महल के अंदर उन्होंने जाकर देखा कि रानी मैनावती का पार्थिव शरीर सिंहासन पर पड़ा हुआ है और उनके पास बैठा एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा से उस बच्चे का रोना देखा ना गया। उठाकर अपने सीने से लगा लिया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। एक अपनेपन का एहसास उस बच्चे को गोद में लेने के बाद राजा को हो रहा था। राजा काफी देर तक उस बच्चे को बहलाते रहे। थोड़ी देर बाद बच्चा राजा की ही गोद में सो गया। राजा ने बच्चे को मैनावती के बराबर में सुलाया और महल के बाहर आ गए। अब तो राजा का रोज का काम बन गया था। उनका मन ही नहीं लगता था उस बच्चे को देखे बगैर। वो महल के अंदर जाते तो देखते मैनावती मूर्छित पड़ी हुई है और बच्चा उसके पास बैठा खेल रहा है। राजा रोजाना उस बच्चे के साथ खेलते, उसको खाना खिलाते और थोड़ी देर बाद ही बच्चा उनकी गोद में सो जाता तो उसको मैनावती के बराबर में सुलाकर वापिस आ जाते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। अब वो इतना बड़ा हो गया था कि बातों को समझने लग गया था। राजा अब उस बच्चे से मिले बगैर रह न पाते। वो रोज उसके साथ खेलते, उसके लिए खिलौने, मिठाई, कपड़े लेकर जाते और जब बच्चा उनसे बातें करते करते सो जाता तो वो महल से बाहर आ जाते थे। एक दिन राजा ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी माँ कौन है। बच्चे ने मैनावती की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तो मेरी माँ है। राजा आप समझ गया था कि यह बच्चा मैना सुंदरी का ही बेटा है। उन्होंने आगे बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें खाना कौन खिलाता है। तो बच्चे ने कहा, मेरी माँ। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने मैना सुंदरी की तरफ देखा जो कि निष्काम लेटी हुई थी। यह इस बच्चे को कैसे पाल सकती है। राजा ने हैरानी के साथ उस बच्चे से फिर कहा, बेटा तुम्हारी माँ कब जागती है। तो बच्चे ने कहा, मेरी माँ रोज रात को जागती है और जागने के बाद मुझे ढेर सारा प्यार करती है, मुझे नहलाती है, खाना खिलाती है और लोरी सुनाकर सुलाती है। सवेरे होते ही मेरी माँ फिर सो जाती है। राजा ने फिर उस बच्चे से कहा, बेटा जब रात को तुम्हारी माँ जागे तो तुम अपनी माँ से एक प्रश्न पूछना कि माँ तुम पूरे दिन क्यों सोती हो और रात में ही क्यों जागती हो। बच्चे ने कहा, ठीक है, जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि तुम रात में ही क्यों जगती हो और सवेरा होते ही फिर से क्यों सो जाती हो। इतना कहकर राजा की गोद में थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चा सो गया। राजा उसको सुलाकर महल से बाहर आ गए। रात में जब मैनावती जागी और वो अपने बच्चे को भोजन बनाकर खिलाने लगी तो बच्चे ने कहा, माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने भोजन कर लिया है। तो मैनावती को बड़ा आश्चर्य हुआ, तुमने भोजन कहाँ कर लिया, आजकल मैं देख रही हूँ तुम ढंग से खाना नहीं खा रहे हो, क्या बात है। तो बच्चे ने कहा, माँ मैं तो रोज ही भोजन कर लेता हूँ। मैनावती ने कहा, किसने तुम्हें भोजन कराया। तब बच्चे ने कहा, माँ जब तुम दिन में सोई रहती हो तो राजा साहब यहाँ आते हैं, वो मुझे गोद में लेकर ढेर सारा प्यार करते हैं, मुझे खाना खिलाते हैं और मैं खेलकर उन्हीं की गोद में सो जाता हूँ। फिर बच्चे ने कहा, माँ राजा साहब ने एक आपसे प्रश्न पूछने के लिए कहा है। उन्होंने पूछना चाहा है कि तुम दिन भर क्यों सोती हो और रात में क्यों जागती हो। अब मैना सुंदरी समझ गई कि राजा सारा रहस्य जानना चाहते हैं। मैनावती को भी लगा कि सही समय आ गया है राजा को सच बताने का। मैनावती ने अपने बेटे से कहा, बेटा जब अगले दिन राजा साहब आए तो उनसे कहना
महाराज, बड़ी रानी के गले में जो मोतियों की माला है, उसी माला में मेरी माँ मैनावती की जान है। पूरे दिन बड़ी रानी माला को अपने गले में पहनी रहती है, जिसकी वजह से मेरा शरीर निष्काम रहता है। और जब रात को रानी उस माला को उतार कर रख देती है तो मैं जाग जाती हूँ। बच्चे ने कहा, ठीक है माँ, आज राजा साहब सुबह में जब आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन राजा साहब जब बच्चे से मिलने आए तो बच्चे ने सारी बात राजा को बता दी। राजा सारी बात सुनकर समझ गए कि बड़ी रानी कितनी ईर्ष्या करती थी मैनावती से और उसको अपने रास्ते से हटाने की योजनाएं बनाती थी। आज जो मैनावती की दशा है वो सब बड़ी रानी की वजह से ही है। राजा ने अपने मन में सोच लिया था कि बड़ी रानी को उसके किए अपराध की सजा अवश्य मिलेगी, परंतु उससे पहले उसके गले से वह माला निकालना अति आवश्यक है। राजा बड़ी रानी की गले से माला निकलवाने की अब योजनाएं बनाने लगे। एक दिन राजा रानी के पास गए और बोले, महारानी, आपने इतनी भारी माला गले में क्यों पहन रखी है? इसे उतार कर रख क्यों नहीं देती? तब रानी ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस माला को अपने गले से कभी नहीं उतार सकती, क्योंकि यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सब बात बोलना, इस माला के लिए ही मत बोलना। बड़ी रानी ने झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए कहा। राजा समझ गए कि बड़ी रानी से माला निकलवाना इतना आसान काम नहीं है। उनकी यह योजना तो बेकार हो गई। अब राजा दूसरी योजना बनाने लगे। अगले दिन राजा साहब फिर रानी के पास गए और कहने लगे, महारानी, हमारे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उनका एक छोटा सा बच्चा है जिसे पालने में हमारे मित्र को बड़ी कठिनाई हो रही है। उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं कुछ समय के लिए उस बच्चे को राजमहल में ले आता हूँ। कुछ समय उसे तुम्हारा लाड प्यार मिलेगा तो बच्चे को अच्छा लगेगा। इस पर बड़ी रानी ने कहा, हाँ हाँ महाराज, आप उस बच्चे को राजमहल में ले आइए। वैसे भी हमारी कोई संतान तो है नहीं, उस बच्चे पर लाड प्यार करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राजा यह सुनकर रानी मैनावती के महल में गए और वहां बच्चे को सब समझाया कि बेटा, मैं तुम्हें राजमहल में लेकर जाऊंगा और जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें अपनी गोद में उठाए, तुम जोर जोर से रोना शुरू कर देना कि मुझे ये मोतियों की माला दे दो, मुझे मोतियों की माला के साथ थोड़ी देर खेलना है। चाहे वो कुछ भी बोले, पर तुम्हें जब तक रोते रहना है जब तक कि रानी अपनी माला उतार कर तुम्हें ना दे दे। बच्चे ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, मैं सब समझ गया, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। राजा बच्चे को गोद में उठाकर महल में ले जाते हैं। महल में बच्चे के जाते ही सब लोग बच्चे को बहुत प्यार दुलार देते हैं। सब लोग उसके साथ बच्चा बनकर खेलने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी राजमहल में आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। उसने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और माला की मांग करने लगा। सभी लोग हैरान थे और बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, पर बच्चा चुप न हो रहा था। बार बार यही जिद कर रहा था कि मुझे थोड़ी देर के लिए ये मोतियों की माला दे दो। रानी ने बच्चे से कहा, मैं तुम्हें दूसरे खिलौने देती हूँ, यह माला बहुत कीमती है, नुकसान हो जाएगा। यह कहकर रानी ने नौकरों को आदेश दिया कि खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आओ। नौकर खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आए। तरह तरह के खिलौने का प्रलोभन बच्चे को दिया गया, पर बच्चा तो जैसे माला की ही जिद कर कर बैठ गया था। धरती पर लोट लोट कर रोने लगा, ऐसे विलाप कर रहा था मानो आज आसमान फट पड़ेगा और अगर बच्चे को माला न मिली तो रोते रोते प्राण त्याग देगा। योजना अनुसार इतने में ही वहां पर राजा आ जाते हैं और झूठे मूठे क्रोध में भरकर कहते हैं, महारानी, यह क्या बच्चों जैसी जिद लगा रखी है कि मैं यह माला बच्चे को नहीं दूंगी। बच्चा ही तो है, खेल कर दे देगा। सोचो, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो हम अपने मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। तुम्हारी भी पूरे महल में, पूरे राज्य में थू थू हो जाएगी कि कैसी महारानी है जो बच्चे को एक माला ना दे सकी। रानी विवश हो गई। माला तो वो देना नहीं चाहती थी, पर मजबूरी बस उसे माला देनी पड़ी। उसने सोचा थोड़ी देर में बच्चा चुप हो जाएगा
तो वह माला ले लेगी बच्चे से। बड़ी रानी ने अनमने मन से माला उतार कर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। बच्चा महल में चारों तरफ घूम घूम कर माला के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चा महल से बाहर निकलकर आ गया और मौका मिलते ही वह माला राजा को दे दी। राजा वह माला लेकर मैनावती के महल में गए और मैनावती के गले में वो माला डाल दी। मैनावती के गले में माला डालते ही मैनावती उठकर खड़ी हो गई। बड़े आश्चर्य से राजा को देख रही थी। राजा ने मैना को गले से लगा लिया और फूट फूट कर दोनों रोने लगे। रानी मैनावती ने सारा सच राजा को बता दिया कि किस तरह से बड़ी रानी ने बहलाकर उनसे उनकी जान के बारे में पूछा था, और मैनावती ने राजा को यह भी बताया कि वह बच्चा आपका बेटा है। राजा ने कहा, मैना सुंदरी, मैं सब कुछ जान गया हूँ, मुझे मेरे बेटे ने सब बता दिया है। बड़ी रानी ने जो तुम्हारे साथ किया है उस अपराध की कोई माफी नहीं है, उसे अपने अपराध का दंड भुगतना होगा। तुम अभी कुछ समय और इस महल में रहो, उचित समय आने पर मैं तुम्हें यहाँ से लिवा कर ले जाऊंगा। बस कुछ समय और प्रतीक्षा करो। और राजा ने बच्चे को भी लाकर रानी मैनावती को दे दिया। राजमहल में जाकर राजा ने देखा रानी बड़ी व्याकुल होकर उस बच्चे को ढूंढ रही है। बड़ी रानी ने जैसे ही राजा को सामने से आते देखा तो बोली, महाराज, आपने उस छोटे बच्चे को कहीं देखा है जो हमारी मोतियों की माला के साथ खेल रहा था? राजा ने बड़ी रानी की बात को अनसुना करते हुए घबराते हुए कहा, महारानी, हमारे ऊपर दुश्मन का हमला हुआ है और हम दुश्मन से लड़ाई करने जा रहे हैं। पीछे से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमने सोचा है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए तहखाने में छोड़ दिया जाए। तुम्हारी सुख सुविधा, जीवन साधन का सारा सामान वहां पर रखवा दिया है। तुम आराम से वहां पर रहोगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा वहां पर, और जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हम तुम्हें वहां से निकलवा लेंगे। रानी ने यह सुनकर कहा, महाराज, हमें बचा लीजिए, हम अभी मरना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप हमें तहखाने में पहुंचवा दो, हम वहीं पर रहेंगे जब तक हमारी जान का खतरा टल नहीं जाता। यह कहकर रानी राजा के गले लग गई। राजा ना चाहते हुए भी रानी को गले लगा लेते हैं और ले जाकर तहखाने में डलवा देते हैं। जब राजा तहखाने का दरवाजा बंद कर रहे थे तो उन्होंने रानी को सब कुछ सच बताते हुए कहा, महारानी, मुझे सब सच पता चल गया है कि तुमने मैना सुंदरी के साथ कितना घोर अपराध किया है। यह तुम्हारे अपराधों की सजा है। अब तुम यहीं घुट घुट कर जियोगी और यहीं पर मर जाओगी। रानी गिड़गिड़ाती है पर राजा उसकी एक नहीं सुनते और तहखाना बंद करके वहां से चले जाते हैं। राजा राजमहल वापिस आते हैं और पूरे राजमहल को दुल्हन की तरह सजाने का आदेश देते हैं। सभी लोग हैरान थे कि राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें तो किसी बात की जानकारी ही नहीं थी, पर राजा के आदेश पर वो काम कर रहे थे। पूरे महल को उन्होंने दुल्हन की तरह सजा दिया। इधर राजा पूरे गाजे बाजे के साथ, राज सम्मान के साथ रानी मैनावती और अपने पुत्र को महल में वापस लिवा कर ले आए। राजमहल में आकर राजा ने रानी मैनावती को पटरानी की पदवी दी और अपने पुत्र और रानी मैनावती के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगे। और फिर से उस मोती की माला को उन्होंने बक्से में बंद करवाकर एक सुरक्षित जगह पर रखवा दिया। दोस्तों, इस तरह से रानी मैनावती की जिंदगी में फिर से खुशहाली भरे दिन आ गए थे। आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबके समक्ष फिर से हाजिर होंगी। अभी हमें विदा दें। राधे राधे।